कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान, सिर्फ एक इंसान, अपने विचारों और अपने संघर्ष से न सिर्फ एक समाज बल्कि पूरे के पूरे देश का भविष्य लिख सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही एक महान निर्माता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए उनकी कहानी को करीब से जानते हैं। और यही सवाल कि आखिर एक व्यक्ति एक राष्ट्र का भविष्य कैसे लिख सकता है, यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी को समझने की चाबी है। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये तो एक पूरे देश के बनने की कहानी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय, वो चिंगारी कहां से भड़की। ये तब की बात है जब वो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे और उन्होंने तय कर लिया कि सामाजिक अन्याय की जो बेड़ियां हैं उन्हें तोड़ना ही होगा। वो सीधे लड़ाई के मैदान में उतर गए। साल था 1923। सोचिए, लंदन और कोलंबिया जैसी जगहों से दुनिया की बेहतरीन शिक्षा लेकर डॉक्टर अंबेडकर मुंबई वापस आते हैं। उनके पास कई रास्ते हो सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ एक ही मिशन था, एक ही जुनून कि सदियों से जिन लोगों को दबाया गया है, कुचला गया है, उन्हें उनके हक दिलाना है। और इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। अगले 10 साल उनके एक्टिविज्म की आग के गवाह हैं। देखिए, सिर्फ एक दशक, और इस एक दशक में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे आंदोलन खड़े कर दिए जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक जमीन को सचमुच हिलाकर रख दिया। वो बदलाव की एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो अब तक जो संघर्ष सड़कों पर हो रहा था, अब उसका मैदान बदलने वाला था। लड़ाई अब राजनीतिक गलियारों में पहुंच चुकी थी। अब हक की जंग, वो विधानसभाओं की मेज पर कानून और तर्कों से लड़ी जानी थी। और इसी दौर में आता है एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़, पूना पैक्ट। अब इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखिए, हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसका सीधा मतलब था कि दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट देंगे। गांधी जी ने इसे समाज को बांटने वाला कदम माना और इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अब देखिए स्थिति कितनी जटिल थी। एक तरफ था ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव, जो दलितों को राजनीतिक रूप से मुख्य धारा से अलग कर देता, और दूसरी तरफ था गांधी जी का अनशन। यहीं पर अंबेडकर की दूरदर्शिता, उनकी समझ काम आई। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसा समझौता किया जिससे दलित समाज को अलग थलग किए बिना मुख्य धारा के अंदर ही गारंटी के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया। आप चलते हैं उनकी कहानी के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पड़ाव पर। वो मौका जब डॉक्टर अंबेडकर ने एक आजाद होते हुए भारत की नींव रखी, उसके कानूनी और नैतिक ढांचे को अपने हाथों से गढ़ा। तारीख थी 29 अगस्त 1947। भारत आजाद हो चुका था और अब देश को चलाने के लिए एक कानून की किताब चाहिए थी, एक संविधान। ये जिम्मेदारी किसे दी जाए? ये जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर अंबेडकर को। सोचिए, एक इंसान और 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के भविष्य को लिखने का जिम्मा। और ये कोई मामूली काम नहीं था। मतलब इसमें क्या क्या शामिल था? घंटों नहीं, दिनों तक चलने वाली तीखी बहसें, दुनिया भर के अलग अलग कानूनी और सामाजिक विचारों को समझना, उन्हें भारत के हिसाब से ढालना और फिर उन सबको मिलाकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे छिपी हैं दिन रात की मेहनत, हजारों घंटों की बहसें और एक अटूट लगन। इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव, उसका संविधान, तैयार करने में। और इसी जबरदस्त मेहनत और लगन का नतीजा था कि इतिहास ने उन्हें एक नाम दिया, एक उपाधि दी, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है, भारतीय संविधान के निर्माता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। संविधान तो बन गया, पर समानता की लड़ाई अभी बाकी थी। अब हम उनके जीवन के उस दौर को देखेंगे जहां उन्होंने समानता के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने एक और बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया। ये था हिंदू कोड बिल। इसका मकसद था महिलाओं को बराबरी का हक देना, संपत्ति में, शादी में, तलाक में। ये आज सुनने में सामान्य लगता है, पर उस समय ये एक बेहद बेहद विवादास्पद कदम था।
ये बिल साफ साफ दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी की लड़ाई सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी। उनके लिए सामाजिक सुधार का मतलब था हर किसी के लिए बराबरी, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का। ये लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ, इतना कि इसे रोक दिया गया। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए उसूल पद से कहीं ज्यादा बड़े थे। और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने वो कदम उठाया जो शायद उनके सामाजिक विद्रोह का चरम था। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये जाति व्यवस्था की जड़ों पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। और ये कोई पारंपरिक बौद्ध धर्म नहीं था। उन्होंने जिस धारा की शुरुआत की उसे कहा गया नव बौद्ध धर्म या न्यू बुद्धिज्म। ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसकी नींव में थे सामाजिक बराबरी, मानवाधिकार और जाति प्रथा का पूरी तरह से खंडन। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया। उनका जीवन समाप्त हुआ, पर जो विचार वो छोड़ गए, जो काम वो कर गए, वो हमेशा के लिए भारत की कहानी का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो क्या ये एक अंत था? बिल्कुल नहीं। 1990 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आज वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय का एक प्रतीक है। और उनकी सबसे बड़ी विरासत, वो तो भारत के संविधान की शक्ल में आज भी हम सबके साथ है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है सोचने के लिए कि आज के समय में जब हम आज भी अपने समाज में, दुनिया भर में तरह तरह की असमानता देखते हैं, तब डॉक्टर अंबेडकर के विचार, उनकी लड़ाई कितनी ज़रूरी हैं, कितनी प्रासंगिक हैं, ये सवाल हम सबको सोचना होगा।